जय हिंद। आज हम जियोग्राफी क्लास 12 की पाठ 5 यानी कि प्राथमिक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक क्रिया के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसे हम आज देखते हैं। उसके आगे देखते हुए हम आगे और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है वाणिज्य कृषि के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि की विशेषताएं, सहकारी कृषि क्या होती है, सामूहिक कृषि क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें कुछ प्रश्न भी हमने किए थे कि भारवाही पशु का क्या होता है। इन सभी की जानकारियां हमने प्राप्त कर ली थी। अब आज हम चलवासी कृषि या पशुचारण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जितने भी चीज़ें बताई वो सब चीज़ें पढ़ लिए थे, वो पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 सीखेंगे। पार्ट 2 प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यह क्या होता है। तो इसमें हम समझेंगे, इसमें लोग चलवासी मतलब चलना, वासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही चलवासी कहलाता है। तो इसी को कृषि है, तो इसमें जोड़ दिया है कृषि। तो इसके साथ यानी कि खेती से संबंधित चीज़ें होंगी, तो इनके बारे में हम समझेंगे। तो क्या है, इसमें लोग अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते यानी कि इनका कोई निवास स्थान नहीं होता, ये चलवासी होते हैं। तो क्या कहा, इसमें लोग पशुओं के साथ साथ उनके साथ जो पशु होते हैं उस पशुओं को लेकर चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यह नहीं रहेगा, ये रहेंगे। ये भेड़, ऊँट, बकरिया आदि को पालते हैं जो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समझ में आ गया चलवासी कृषि क्या होता है? यानी कि ऐसी कृषि जिसमें लोग अपने पशुओं के साथ साथ चारे, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये भेड़, ऊँट, बकरिया आदि को पालते हैं और जो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सारी चीज़ जो है इनकी आवश्यकता की क्या करती हैं, पूर्ति। इसमें आप गाय भी ले सकते हैं। इसके आगे हम समझते हैं चलवासी पशुचारण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आखिर इनकी विशेषताओं के बारे में भी पूछा जाता है परीक्षा में, इसीलिए हम समझेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये जो परिभाषा दी उसी परिभाषा से इसकी विशेषता भी निकलती है। तो ध्यान से देखिएगा, यह पूर्णतः प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा घास उगती है उसी पर निर्भर रहते हैं ये लोग। दूसरा है चारा और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। दूसरा, चारा और पानी की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, कई क्षेत्रों में इनका प्रवास मौसमी भी होता है। मौसमी यानी कि मौसम, ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात, इनका तो प्रवास अलग अलग होता है। तो कई क्षेत्रों में इनका प्रवास क्या होता है, मौसमी होता है। ध्यान से देखिए, जैसे शीत ऋतु में यहाँ पर क्या होगा, ऋतु रहेगा। शीत ऋतु के कारण भारत की हिमाचल प्रदेश, वो जो ऊपर में एरिया वाला है वहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश की चरवाही ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के समय पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि गर्मी के समय ठंड बहुत ही कम लगती है पहाड़ों पर, तो इसलिए वो क्या करते हैं, पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं। तथा शीत ऋतु में यानी कि ठंडी के दिन में मैदानों की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो मैदानों की ओर क्यों प्रवास करते हैं, क्योंकि शीत ऋतु यानी कि बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों पर ठंडी पड़ने लगती है, जिस वजह से ये जो होते हैं क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं मैदानों की ओर। इसके आगे समझते हैं, इसके आगे है आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि। क्या? आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि। इसकी
बारे में हम समझेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे कि आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि आखिर क्या होता है। प्रारंभ में जब मनुष्य का जन्म हुआ तो मनुष्य भी विकसित हुआ, उनका दिमाग भी कुछ विकसित हुआ, तो ये जो सभ्य मानव बने, तो प्रारंभ में मनुष्य ने कृषि का प्रयोग अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए करते थे। तो जो प्रारंभ के समय में जब मनुष्य का विकास हुआ तो वे समय लोग अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि करते थे, यानी कि वे अनाजों का मुख्य उद्देश्य उनका बेचना नहीं था। तो यही सब कारण है। तो इसी को क्या कहते हैं, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि का क्षेत्र क्या था, अफ्रीका था, एशिया था। इन क्षेत्रों में वृक्षों को, जो वृक्ष थे उन्हें जला दिया जाता था काट के, और उनकी राख से, जो राख होती थी, जलने के बाद जो राख बचती थी, उसी से भूमि को उपजाऊ बनाकर क्या किया जाता, खेती किया जाता था। इसके आगे समझेंगे कि आखिर खेती करने के बाद इन्हें क्या नाम दिया गया। तो इनका क्या नाम दिए गए, तो इसमें क्या कहा है, उपजाऊ बनाकर खेती की जाती थी, तो जिसे स्थानांतरित कृषि, कर्तन धान कृषि कहते थे। क्या क्या कहते थे, स्थानांतरित कृषि और कर्तन एवं धान कृषि कहते थे। भारत में इसे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्थानांतरित कृषि को भारत में क्या कहते थे। तो ध्यान से समझिए, भारत में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जानते थे। अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता था। मलेशिया तथा इंडोनेशिया में क्या कहा जाता था, लादांग के नाम से जाना जाता था। भारत में इसे किस नाम से जाना जाता था, झूमिंग कृषि, और अमेरिका तथा मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग के नाम से जाना जाता था। इसकी हम विशेषताओं के बारे में भी समझेंगे कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसकी पहली विशेषता है, इस कृषि के लिए भूमि जो है वो वृक्षों को काट तथा उन्हें जलाकर प्राप्त की जाती थी। इस कृषि के लिए वृक्षों को काटा जाता था और उन्हें जलाकर प्राप्त किया जाता था। दूसरा, कृषि करने से इनमें सी बात है, अगर आप कृषि करेंगे तो वह भूमि अनुपजाऊ भी होगी, तो उन्हें उपजाऊ करते नहीं थे ये लोग, ये नई भूमि का विकास कर लेते थे। अनुपजाऊ भूमि होने पर नई भूमि के लिए पुनः क्या करते थे, वृक्षों को काटकर उन्हें जलाया जाता था। इसके आगे तीसरा क्या है, तीसरा है, इस खेती में खेतों का आकार क्या होता था, छोटा होता था। झूमिंग कृषि में क्या होता था, खेती का आकार, जो खेत होते थे वे बहुत छोटे छोटे होते थे, जिनमें पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो जो पुराने समय के औजार थे उनका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। चौथा है, इस कृषि में भूमि की उर्वरता, यानी कि भूमि में जो उर्वरता होती थी वो क्या हो जाती थी, घटने पर झूमिंग चक्र का प्रयोग किया जाता था। झूमिंग चक्र का मतलब होता है उन्हें काट कर जलाकर एक नई भूमि विकसित की जाती थी, अर्थात नई भूमि का विकास किया जाता था। अब इसके बाद हम समझेंगे खनन के बारे में। खनन भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम खनन को भी समझेंगे कि आखिर खनन क्या होता है। तो खनन को समझिए, ध्यान से समझिए। धरातल तथा भूगर्भ से, जो पृथ्वी की धरातल है या भूगर्भ से, भूमि के अंदर से, धरातल से भी और भूमि के अंदर से भी, जैसे कोई भूमि है और भूमि के धरातल पर भी और इसके अंदर भी जाकर क्या की जाती थी, खुदाई की जाती थी। भूमि के धरातल और भूगर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। धरातल से या भूगर्भ से
खनिज को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। खनन का प्रयोग पूर्व समय में ताम्र युग जैसे कांस्य युग, लौह युग में किया जा रहा है। तब उस बहुत ही पुराने समय से ये सब खनन की प्रक्रिया चालू है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रसार औद्योगिक क्रांति के क्या हुआ बाद हुआ था। खनन करने की कितनी विधि है? 2 विधि हैं। पहला कौन सी विधि है? धरातली विधि, और दूसरा भूमिगत विधि। धरातली विधि का मतलब होता है पृथ्वी के धरातल पर जो खनन किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धरातली विधि। और भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर जाकर खुदाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? भूमिगत खनन। इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ध्यान से, धरातली खनन धरातल की सतह पर किए जाते हैं। यह खनन करना क्या होता है? सरल और सस्ते तरीके में किया जा सकता है। इसमें खनन करने में कम समय में अधिक उत्पादन किया जाता था। भूमिगत खनन भूमि की गहराई में किया जाता था। इसे हम कूपकी खनन कहते हैं। यहाँ पर क्या है? कूपकी खनन भी कहते हैं। भूमिगत खनन को और किस नाम से जाना जाता है? कूपकी खनन के नाम से जाना जाता है। इस खनन में अधिक समय में कम उत्पादन होता है और इसमें कम समय में ज़्यादा उत्पादन होता है। इसमें दुर्घटना की समस्या भी होती है। इसमें श्रमिक लागत बहुत ही अधिक होता है। विकसित देश खनन की श्रेणी से पीछे हट रहे हैं। क्या? जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गए, यूएसए हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, ये सब देश विकसित देश हैं। ये क्या है? खनन की श्रेणी से क्या है? पीछे हट रहे हैं। लेकिन विकासशील देशों में खनन का महत्व आज भी है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गए, वियतनाम हो गए, ये सभी क्या है? खनन विकासशील है, यानी कि विकसित हो रहे हैं। अभी ये विकसित नहीं हुए हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? विकासशील देश कहा जाएगा। तो विकासशील देश किन्हें कहा जाता है आप लोग समझ गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।